ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यूइंग मेरे प्रीवियस वीडियो से जिसमें मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग द कोरोना वायरस डिजीज़, द कोरोना कोविड डिजीज़। उसके दो फेजेस, फेज़ वन द फेज ऑफ वायरीमिया विच इज़ लास्ट फ्रॉम डे 1 टू डे 6, एंड मैंने बताया था आपको रिगार्डिंग फेज़ टू which is the phase of acute inflammation which lasts from anywhere from day 7 to day 6. Now continuing that topic, now in this video I would like to talk about the rationale behind treatment in these two phases. इन दोनों फेजेस में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर्स का हमारा क्या मंशा होती है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। रीज़न मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप समझ जाते हैं कि हम क्या दवाई क्यों दे रहे हैं, तो यू आर एबल टू फॉलो द गिवन ट्रीटमेंट बेटर, नंबर वन। मोर इम्पॉर्टेंटली, जो यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप पे चलती हुई फालतू पोस्ट होती हैं जो आए दिन धापड़ चलती हैं, उन पे आप अटेंशन न पे करें। ये मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो का एम है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज वन। फेज वन जो एक्यूट वायरेमिया का फेज है, जिसमें सिर्फ वायरसेस, जिसमें वायरस आपके ब्लड में मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसके रिस्पांस में बॉडी कोई रिस्पांस दे रही है, तो आपको बहुत सारे इसमें जो इश्यूज होते हैं जिसमें नॉन स्पेसिफिक कफ, थ्रोट पेन, गले में दर्द, खांसी, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि किसी भी टिपिकल वायरल इलनेस, अपर रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस या जिसको आप नॉर्मली फ्लू कहते हैं, वो आपको महसूस होती है। इसमें ट्रीटमेंट हमारा प्योरली सिम्टोमेटिक है, अर्थात हम लोग कोई ऐसी दवाई आपको नहीं दे रहे जिसको मैं कहूँगा कि वो वायरस को मार रही है। एक्टिवली वायरस को एंटी वायरल ड्रग्स आर नॉट वेरी इफेक्टिव। सो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जनरली हम देते हैं टैबलेट आइवरमेक्टिन एंड टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन। ये एक एंटी वर्म एंड एंटीबायोटिक है, मे बी अ वीक वायरल इफेक्ट, बट प्राइमरीली ये एंटी वायरल नहीं है। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में विटामिन सी, विटामिन डी, मल्टीविटामिन, वार्म सलाइन गार्गल, कफ सिरप एंड दुनिया भर की चीज़ें जो लंबा सा पर्चा आप देखते हैं, these are all symptomatic treatment. None of them is specific anti-COVID. There is no anti-COVID treatment at all. ये हम कार्रवाई कर सबसे इंपॉर्टेंट टैबलेट इसमें टैबलेट पैरासिटामोल या डोलो होती है जो आपकी फीवर को कंट्रोल करती है। नाउ ये ट्रीटमेंट आपको हम 1 से 6 डेज, डे 1 जब आपके सिम्टम शुरू हुए हैं तब से अप टू 6 डेज हम चलाते हैं। कहानी आती है 6th डे पे। नाउ एज आप लोगों ने रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी कि कोविड इलनेस में 80% पेशेंट्स माइल्ड सिम्टम्स में रह जाते हैं, 15% मॉडरेट में जाते हैं और अनदर 5% सीवियर इलनेस में चले जाते हैं। डे 6 पे मुझे ये डिसाइड करना है कि कौन से पेशेंट्स मॉडरेट एंड सीवियर की तरफ जा सकते हैं। इसलिए डे 6 पे हम कराते हैं हाई रिजोल्यूशन चेस्ट सीटी, देखने के लिए कि लंग का इन्वॉल्वमेंट कितना है। उसमें आपको सीटी में आपको स्कोर दिखाई देते हैं जिसमें लिखा होता है कोराइड्स स्कोर, सीटी स्कोर 6/25, 8/25, 18/25। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उतनी डिजीज़ ज़्यादा सीवियर है। दूसरी चीज़ हम कराते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स। अब ये देखने के लिए, क्योंकि डे 6 ऑनवर्ड अब हम इन्फ्लेमेटरी फेजेस में जा रहे हैं, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि आप के अंदर इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स कितने हैं। दैट मीन्स उसमें हम कराते हैं सीआरपी, डी डाइमर, सीरम फेरेटिन एंड एलडीएच। ये 4 मार्कर्स हम बड़े रूटीनली कराते हैं, प्लस हम ब्लड टेस्ट, सीबीसी, रीनल टेस्ट एंड लिवर टेस्ट, ये हम ओवरऑल ये पूरा टेस्ट का पिक्चर है जो हम 6ठे दिन पे करवा रहे हैं। इनमें से कोई भी मार्कर एक्चुअली कोविड स्पेसिफिक नहीं है। ये किसी भी सिस्टमिक इलनेस, किसी भी बीमारी जो कि सिस्टमिक मतलब पूरी बॉडी में इफेक्ट कर रही है, उसमें ये मार्कर्स होते हैं। बट ये इनडायरेक्टली हमको बताते हैं कि कोविड की वजह से जो फेज 2 आपके अंदर साइटोकाइन जो इन्फ्लेमेटरी फेज रिलीज हुआ है वो किस सिवियरिटी की तरफ जा रहा है। अगर मान लीजिए इन HRCT को एंड सारे मार्कर्स को मैं देख के मैं ये डिसाइड करता हूँ कि आप माइल्ड डिजीज़ हैं, तो मैं आपका जो कंटिन्यूड जो ट्रीटमेंट अभी तक मैं आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहा था, मैं आपको कहूँगा कि आप उसे कंटिन्यू कीजिए।
हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अप टू 10 दिन आपको लग जाए पूरी तरह से ठीक होने में। माइल्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई और दवाइयाँ ऐड नहीं करनी है। इशू कम्स पेशेंट अगर मॉडरेट कैटेगरी में आया है। पेशेंट अगर मॉडरेट कैटेगरी में है तो अब उस समय हमें तुरंत स्टेरॉइड्स स्टार्ट करने होते हैं, आइदर आईवी या ओरल। साथ में एंटी क्लॉटिंग एजेंट स्टार्ट करने होते हैं, प्लस हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें ऑक्सीजन सपोर्ट देना है कि नहीं। जनरली इस फेज के पेशेंट्स को हम डोमिसाइलरी होम बेस भी मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट को अगर हम ऑक्सीजन घर पे दे सकें। रीज़न बीइंग आप देख ही रहे हैं पैंडेमिक के टाइम में हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, शेयर नंबर ऑफ केसेस इतना ज़्यादा है कि हॉस्पिटल में हम सीवियर केसेस को रखेंगे, मॉडरेट को हम ट्राई करेंगे कि हम घर पे मैनेज कर पाएँ। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें स्टेरॉइड्स एंड एंटी क्लॉटिंग मेजर स्टार्ट करने हैं। अगर हमें ये स्टार्ट करने हैं तो हम इन्हें ये सेट डोज पे हम इसे स्टार्ट कर देते हैं और फिर अगले 10 दिन तक हम इसे चलाते हैं। ये रही बात मॉडरेट पेशेंट्स की। नाउ जनरली अनदर जो 15% कैटेगरी के पेशेंट्स हैं मॉडरेट से, वो आराम से घर पे मैनेज हो जाते हैं। इससे कहानी आती है सीवियर। सीवियर पेशेंट कौन जानने वाला है? सीवियर पेशेंट कौन जानने वाला है तो उसके डेंजर सिग्नल्स हैं कि हाई फीवर, 101 डिग्री का टेम्परेचर, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू टैबलेट पैरासिटामोल, ड्राई हैकिंग, सूखी खांसी जिसमें चेस्ट में आपको दर्द हो रहा होता है, लंबी सांस लेने में आपको दर्द हो रहा होता है, आप एक सेंटेंस पूरा नहीं बोल पाते हैं, आप ब्रेथलेस हो जाते हैं, आपका SpO2 लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, बजाय आपके ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। सीवियर कफ मैंने आपको बता दिया। सो ऑल दिस साइंस आर डेंजर साइंस। मतलब हमने आपका स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिया है, आपको ऑक्सीजन सपोर्ट स्टार्ट कर दिया है, एंटी क्लॉटिंग स्टार्ट कर दिया है, उसके बावजूद 3-4 दिन के अंदर आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, डिटेरिएट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स अब आप सीवियर इलनेस की तरफ जा रहे हैं। सीवियर इलनेस का मैनेजमेंट प्राइमरीली हॉस्पिटल में किया जाता है। इसके लिए जरूर आपको हॉस्पिटल एडमिशन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि सीवियर वाला पेशेंट ऐसा है जो कि बाद में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, एंड वेंटिलेटर मैनेजमेंट आपका सिर्फ हॉस्पिटल में हो सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो पेशेंट जो मॉडरेट कैटेगरी में है। नाउ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फेज जनरली डेज 7 से डेज 14 के बीच में आता है, इसलिए हम लोग पेशेंट को क्लोज वॉच में रखते हैं। अगर ये फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए, जो इतने सारे फैक्टर्स लाइक फीवर, कफ एंड वो जो कि सीवियर डिजीज इंडिकेट करते हैं, अगर वो फैक्टर्स नहीं है एंड पेशेंट स्टेबल है, सो मेरे हिसाब से ये पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है। नॉन डिटेरिएशन इन दिस फेज इज़ अ वेरी गुड साइन। हमें पेशेंट को सपोर्ट करना है। जनरली हमारी दवाइयाँ अगर काम कर रही हैं तो बाय 12th डे 11th डे पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग बेटर, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। यस डेफिनेटली वीकनेस बहुत रहती है, छोटे छोटे काम जो आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है, लेकिन पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जनरली पेशेंट इज़ फीलिंग बेटर। सो इन दैट केस हम लोग 7th डे ऑनवर्ड्स हम स्टेरॉइड्स को टेपर ऑफ करना शुरू करते हैं। बाई 10th डे हम स्टेरॉइड्स को बंद कर देते हैं, एंड बाई 14th डे आई वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट इन सेइंग दैट द पेशेंट हैज़ गॉट क्योर्ड। रही बात सीवियर कोविड की, नाउ दैट इज़ ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट that requires, so that is a totally different ball game. There are certain issues जो अब आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, जो कि इतना ज़्यादा व्हाट्सएप पढ़ने के बाद आपके दिमाग में डाउट्स घूम रहे होंगे। नंबर 1, क्या HRCT एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो डे 6 पे मैंने आपको बताए हैं, क्या ये हर पेशेंट में कंपल्सरी है? नहीं, हर पेशेंट में नहीं है। अगर पेशेंट यंग है, लाइक टीनेजर्स हैं या यंग एडल्ट्स हैं, सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, सिर्फ खांसी खराश है, कोई सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फीवर नहीं है, पेशेंट जनरली और कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर और कोई पहले की कोई बीमारी नहीं है, तो इन दीज केसेस में आई वुड से कि ये पेशेंट माइल्ड ही रहेंगे, एंड हम इनको HRCT एंड मार्कर्स एज ए रूटीन नहीं कराएंगे। ओनली इन वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ पेशेंट जिसमें मुझे लगता है कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है, उनमें मैं कराऊंगा। सो नंबर 1 आप समझ गए
कि HRCT एंड मार्कर्स हम नहीं कराएंगे प्रोवाइडेड पेशेंट जनरली यंग हो, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ना हो एंड सिम्टम्स माइल्ड हो। नंबर 2, क्या सभी पेशेंट्स में स्टेरॉइड शुरू किया जाता है? दिस ऑप्शन हैज़ टू बी टेकन बाय द कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द डॉक्टर एट सीइंग आपका HRCT एंड आपकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत है कि नहीं है। हम सभी पेशेंट्स में स्टेरॉइड क्यों नहीं स्टार्ट कर देते माइल्ड में? आफ्टर ऑल स्टेरॉइड क्या है, गोली तो है नहीं। फर्स्ट फेज में डे 1 से डे 6 में फेज ऑफ वायरीमिया है, अर्थात वायरस आपकी बॉडीज में बढ़ रहा है। स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है। तो ऐसे स्टेज में, स्टेज ऑफ वायरीमिया में, जहाँ पे वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे मैं आपको स्टेरॉइड नहीं दूंगा, क्योंकि स्टेरॉइड डिप्रेस करने से वायरल एप्लीकेशन बढ़ सकता है। स्टेरॉइड का बहुत ही पर्टिकुलर रोल है ओनली इन सेकेंड फेज, इसलिए स्टेरॉइड्स को पॉपिन की तरह नहीं खाना है। तीसरी चीज आपसे बात करूंगा, रेमडेसिविर। इस दवाई के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा है। आपको समझना चाहिए कि रेमडेसिविर इज ए एंटीवायरल ड्रग इन द सेंस कि रेमडेसिविर वायरस को वैसे नहीं मारता जैसे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है। रेमडेसिविर कॉजेज स्लोइंग ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, अर्थात जब वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, अपनी कॉलोनीज बना रहा है, तब रेमडेसिविर इफेक्टिव है। तो ये कौन सा फेज है? ये फेज 1 है। अनफॉर्चुनेटली जो मॉडरेट एंड सीवियर फेज में जो पेशेंट आ रहा है, वो ऑलरेडी वायरीमिया के फेज से बाहर जा चुका है, उसमें वायरस रेप्लिकेट नहीं कर रहा। सारी प्रॉब्लम तो साइटोकाइंस की वजह से हो रही है, इसमें रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। इफेक्टिवली रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है इन मैनेजमेंट ऑफ कोरोना, एक्सेप्ट इन वेरी अर्ली स्टेजेस में अगर उसे यूज़ किया गया हो। सो प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि रेमडेसिविर कोई इस तरह की कोई जादुई संजीवनी बूटी है। एक दवाई जिसका नाम आप बहुत सुनेंगे, उसका नाम है टोक्लुसुमैब, ठीक है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आता है कि भाई रेमडेसिविर अरेंज करो, टोक्लुसुमैब अरेंज करो, तो इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर ड्रग का नाम ले रहा हूँ। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, मॉडरेट कैटेगरी के पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है, ओनली जो सीवियर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं उसमें हम एक और टेस्ट कराते हैं जिसको कहते हैं IL-6, इंटरल्यूकिन 6। नाउ important thing to understand is कि IL-6 is a non-specific marker about cytokine storm। वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आपकी डिजीज सीवियरिटी की तरफ जा रही है। नॉट ए वेरी एक्यूरेट टेस्ट बट ए इंडिकेटिव टेस्ट हम कराते हैं। उस पर हम लोग टोक्लुसुमैब नाम की दवाई देते हैं, जो कि इस साइटोकाइन स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो आप समझ रहे हैं। अब हम टोक्लुसुमैब कहाँ यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे सीवियर केस में, पेशेंट जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे आ चुका है, जो कि हमारे ऑक्सीजन, स्टेरॉइड एंड क्लॉटिंग मेजर्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मेंटेन कर रहा है, तब हम उसमें टोक्लुसुमैब यूज़ करेंगे। सो टोक्लुसुमैब का रोल बहुत ही स्पेसिफिक है इन अ वेरी स्पेसिफिक सेटिंग ऑफ सीवियर कोविड पेशेंट्स हु आर ऑन वेंटिलेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी रिसर्च वाली दवाइयाँ हैं, वो बहुत टेक्निकल चीज़ हैं, वो हम सीवियर केसेस में यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, मैंने सोचा टोक्लुसुमैब एंड रेमडेसिविर का बताइए, क्योंकि मैं बताऊँ क्योंकि आप व्हाट्सएप पे इसके बारे में सुनते हैं। फंडामेंटली आपको समझना चाहिए कि जो मॉडरेट डिजीज़ एंड इवन सीवियर डिजीज़ का जो मेन स्टे ट्रीटमेंट हमारा है, प्राइमरली इज ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स एंड एंटी क्लॉटिंग मेजर्स। बहुत सारे मरीज जो अभी हमारे जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है, वो प्राइमरीली इसलिए हो रही है कि हम उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आर शेयर दैट मच। द रीज़न ऑफ आपके लिए इस वीडियो में बताने का था कि फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का डिफरेंस आप ध्यान से समझिए। सारी कहानी फेज़ 2 की होती है। फेज़ 2 में भी अगर पेशेंट मॉडरेट कैटेगरी में होता है, हम उसको सोच समझ के सलीके से हम घर पे मैनेज कर सकते हैं। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर पेशेंट्स हम रिकवर कर लेते हैं विद प्रॉपर मैनेजमेंट एट होम। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जो पेशेंट्स मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी के जो रिकवर कर गए हैं, उन लोगों में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड इलनेस, ये क्या होती है और उसको हम कैसे टैकल करते हैं। थैंक यू।